सबसे पहले समझने की बात यह है कि कौन से ऐसा मिक्सचर जो बनेगा उसको हम सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास सेपरेशन है किसका, दो मिसिबल लिक्विड का। मिसिबल मतलब और इमिसिबल दो चीजें हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इमिसिबल और मिसिबल डिस्कस करा था, याद नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। इमिसिबल हमने वहाँ डिस्कस करा था जहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। अब इमिसिबल का मतलब कि हमें क्या दिखे, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक, और डेंसिटी डिफरेंस, है ना। हमने क्या डिस्कस करा था कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक तो हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखती हैं और दूसरी बात डेंसिटी का डिफरेंस होता है। यानी कि जो भी हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे, मिक्सचर जिनसे बना है, उनकी डेंसिटी अलग होगी और दूसरी बात हमें बाउंड्री का सेपरेशन साफ दिखेगा। एग्जाम्पल क्या समझा था हमने, एग्जाम्पल हमने लिया ऑयल वाटर, ठीक। तो तुमने क्या समझा कि अगर एक वाटर का हमारे पास वॉल्यूम है और उसमें मैंने ऑयल डाला है तो हमें ऑयल की बाउंड्री क्लियर दिखती है वाटर के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को हम इमिसिबल कहते हैं। अब ध्यान रहे इमिसिबल लिक्विड्स का होता है सिर्फ, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड्स और मिसिबल लिक्विड, ठीक। तो मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जिनके बीच में नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती। हमने एग्जांपल लिया था जूस और वाटर कि अगर हम जूस और वाटर को मिक्स कर दें तो हमें बाउंड्रीज अलग नहीं दिखेंगी, तो हम कह सकते हैं ये मिसिबल लिक्विड्स है। सेकंड चीज की डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, डेंसिटी डिफरेंस 0, ऐसे मान लो 0, ठीक। तो डेंसिटी में डिफरेंस नहीं होता। देखो इनको तो हमें अलग करना आसान था क्योंकि डेंसिटी अलग है, तो सेपरेटिंग फनल में डाला, लोअर डेंसिटी वाला ऊपर है, हाइयर डेंसिटी वाला नीचे, हाइयर डेंसिटी वाला आसानी से निकल जाएगा और हम फिर टैप क्लोज कर देंगे, तो लोअर डेंसिटी का सेपरेटिंग फनल में ऑब्टेन होगा और जो हाइयर डेंसिटी का होगा वो बीकर में आ जाएगा, है ना। तो फिर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब हमें बात समझनी है कि मिसिबल के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक। तो मिसिबल को समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमें दो लिक्विड अलग करने हैं तो हमें उन किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं। क्या फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। फिल्ट्रेशन एप्लीकेबल कब होगा, जब हमारे पास हो कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर कि लिक्विड फिल्टर आउट हो गया, फिल्ट्रेट बच गया और रेसिड्यू ऊपर रह गया, बात समझ में आती है। तो अब हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो इसको अलग करने के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एवापोरेशन का। उसमें क्या चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट में, तो जब हम उसे हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होगा, जो लिक्विड है उसके बनते हैं वेपर्स, ठीक। तो लिक्विड कन्वर्ट किसमें होता है, वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में। तो वेपर में कन्वर्ट होने पर हमारा जो सॉलिड पार्ट है, रुको यार, ढक ढक, और सॉलिड अगर प्रेजेंट है तो लिक्विड को हम वेपराइज कर देते हैं एवापोरेशन में। तो वही कंसेप्ट कि हम ऐसा कुछ ट्राई करें कि एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दें और दूसरा लिक्विड एज इट इज रहे। मान लो लिक्विड 1 कन्वर्ट हो गया वेपर में, लिक्विड 2 जो है हमारे मिक्सचर में ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसको अब कैसे बताओगे, अब वेपर बनाने का तुम लोगों ने क्या समझा, एक चीज होती है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जैसे हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि वाटर जब इतने टेम्परेचर पे जाएगा तो वाटर के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक। तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये कि अगर दो लिक्विड मिक्स हैं तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस ले रहे हैं वो 25 केल्विन मानते हैं कि अगर दो मिसिबल लिक्विड है तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम
ऐसे दो लिक्विड को अलग कर सकते हैं जिनमें डिफरेंस 25 केल्विन का है। ठीक, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, वेपराइजेशन। समझ में आती है बात कि हमने एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, अब उसे उड़ा देंगे तो वो तो चला गया वेस्ट, है ना। बात समझो कि अगर मेरे पास ये मिक्सचर था और मैंने इसको हीट करा, ठीक, अब हीट करने पे लिक्विड 1 उड़ गया और लिक्विड 2 यहाँ रह गया। ठीक, इसका मतलब कि लिक्विड 2 जब यहाँ रह गया तो लिक्विड 2 तो अलग कर लिया तुमने, पर लिक्विड 1 तो उड़ा दिया। ये सही बात है, हमें तो सेपरेट करने थे कंपोनेंट। मान लो जो उड़ रहा है वो काम का हुआ, तो हमें मींस क्या कि वेपराइजेशन तुमने कर दिया, लेकिन उसको तुम्हें संभाल के भी रखना है। तो इसीलिए उन वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं ताकि दोबारा उसे कंडेंसेशन की प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। ठीक, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में। तो एक्चुअल में क्या हुआ, लिक्विड 1 था, वेपर बना, उसके बाद उसका कंडेंसेशन करके हमने दोबारा लिक्विड 1 बना लिया और लिक्विड 2 कहाँ पे, मिक्सचर में पहले से प्रेजेंट होगा। अब इस कंडेंसेशन की प्रोसेस को आ गया, ठीक, तो हम इन दोनों प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि डायग्राम दोनों में लगभग सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का होता है। ठीक, तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 25 केल्विन। ठीक, तो 25 केल्विन को मैं ऐसे ही मान सकता हूँ कि इनके बीच में जो डिफरेंस हो वो 25 केल्विन का हो, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस का इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक, तो ऐसे दो सॉल्वेंट, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स्ड है, मिसिबल है और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है, तो हम उनको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि चलो भैया मान लिया आपने बॉइलिंग पॉइंट 25 का डिफरेंस है, तो जो कम वाला होगा, मान लो जिसका 100 है, तो वो पहले ऑपरेट कर जाएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास बचा रहा कौन सा, जिसका हाई है, मान लो दूसरे का 125 था या फिर 130 का। अब एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 का खेल खत्म। अब हम समझते हैं कि ये पॉइंट्स लिख लेना जो रब करें। ठीक, लिख लिया करो जो लिखा करूँ बोर्ड पे। ठीक, तो मैंने बोला कि लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, या 130 लेते हैं सेफ के लिए। ठीक, अब 130 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है कि 130 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास टेम्परेचर है, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, हीट दूंगा, ठीक, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लिक्विड 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ठीक, और उन वेपर्स को मैं कंडेंसर में पास करूंगा। अभी समझेंगे कंडेंसर होता क्या है। ठीक, कंडेंसेशन होगा और वो बन जाएगा दोबारा से लिक्विड 1। ठीक, और लिक्विड 2 का क्या हुआ, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री सेल्सियस है। इसका मीन्स कि 130 डिग्री सेल्सियस तो वो सॉल्व मिक्सचर में एज इट इज रहने वाला है ना। इसका मतलब क्या कि अगर मेरे पास मिक्सचर ऐसे था तो यहाँ पर लिक्विड 2 एज इट इज रहा और लिक्विड 1 जो है अलग हमने कर लिया। ठीक, अब इस बात को रफ में समझ लिया कि इसका टेम्परेचर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे ही हीट करके टेम्परेचर आएगा, ये एवापोरेट कर जाएगा पहले ही, ये एज इट इज रहेगा। इसको इससे समझिए। ठीक है, ये मेरा मिक्सचर था। यहाँ पर क्या है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 प्रेजेंट थे। ठीक, 1 मिनट को मान लो ऐसे बीट्स यहाँ पर नहीं है, खाली है, सिंपल है। तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या आएंगे, वेपर्स आएंगे लिक्विड 1 के। ठीक, लिक्विड 1 के वेपर्स आएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, लिक्विड 2। तो लिक्विड 1 तो गायब हो गया। बात समझ में आई। पहले मिक्सचर था, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 थे।
मैंने जब हीटिंग करी लिक्विड 1 के वेपर्स फॉर्म हुए, वो यहाँ पर गए, लिक्विड 1 के वेपर्स यहाँ पर है, लिक्विड 2 यहाँ पर है। ठीक, अब ये एक्चुअल में मिक्सचर नहीं है, क्या है, लिक्विड 2। ठीक, अब क्योंकि ये लिक्विड 2 यहाँ क्यों रहेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब लिक्विड 1 अभी वेपर फॉर्म में जाएगा, तो लिक्विड 1 यहाँ पे आ गया और लिक्विड 2 यहाँ पे रह गया। ठीक, अब लिक्विड 1 के जो वेपर है उनको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, देखो हमने थर्मोमीटर भी लगाया है बताने के लिए कि हाँ भाई 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो वेपर जो है लिक्विड 1 के आ चुके होंगे, हीटिंग रोक दो या कम कर दो। ठीक, अब ये वेपर्स यहाँ आके इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसर लगा है, ये करता है कंडेंसेशन। ठीक, और फिर ये ड्रॉप बन के ड्रॉप वाइज इसमें कलेक्ट हो जाता है, तो ये मेरा आ गया लिक्विड 1। ठीक, तो इसमें मैंने लिक्विड 1 कम अलग कर लिया। ठीक, तो बात क्या समझने वाली है, वो कंपोनेंट, वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ पर आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो यहाँ पर होगा। ठीक, अब समझो तुम कंडेंसर का कंसेप्ट। ठीक, कंडेंसर जो है ऐसा होता है, एक पाइप है और उनके बीच में क्या है, ऐसे इसके चारों तरफ तुमने एक एनवायरनमेंट दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, मैंने बताया कंडेंसर, देखो यहाँ पर क्या है, वेपर्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, लिक्विड, है ना, यहाँ से निकल के क्या बन गया, लिक्विड। ठीक, तो यहाँ पर तुमने देखा, मैंने लिखा कोल्ड वाटर इनलेट, तो यहाँ से कोल्ड वाटर आया। ठीक है, 1 मिनट को ये हटा ही देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, तो कोल्ड वाटर इन, ठीक, कोल्ड वाटर यहाँ पे आया, पूरे में घूमा और देन यहाँ पे घूम के यहाँ ये क्या है, आउटलेट, बाहर आ गया। ठीक, तो यहाँ से इन हुआ और बाहर आया। अब इस बात को समझो कि तुम्हारे पास ये एक रास्ता है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है और ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल। अब तुम यहाँ से निकले, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही है, तो जब बारिश हो रही है तो तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे स्कूल तक, तो तुम भीग जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ना छाता है ना कोई भी दूसरा रेनकोट है, तो तुम क्या है, यहाँ तक आने में हो जाओगे, भीग जाओगे। ठीक है, वेट। अब अगर तुम छाता लेके निकलते तो तुम क्या देखते कि ये कवर हो गया, कवर हो गया, कवर हो गया, पर्सन जो है कवर हो गया, तुम होते अब ड्राई। ठीक, यानी कि जो ये कंडेंसर है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है कि जो भी इसके अंदर वेपर्स होंगे वो कोल्ड वाटर से सराउंडेड है। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा, वेपर्स को क्या करेगा, कंडेंस, उनको कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में, तो मेरे वेपर्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक, तो यहाँ पर वेपर्स लिक्विड में क्यों कन्वर्ट कंडेंस हुए, क्योंकि ये जो कोल्ड वाटर इसके आसपास प्रेजेंट है ये इसको कंडेंस कर देगा। वेपर का अगर टेम्परेचर कम करो तो वो वेपर स्टेट, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कंडेंसर की चीज़ जो मैंने बताई स्कूल और घर से समझ लेना। ठीक है, ये चीज़। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिस्टिलेशन का मतलब क्या, ठीक, इसको समझते हैं। ठीक, तो अभी लिक्विड 1 सब कुछ हटा देते हैं। ये क्या था, थर्मोमीटर। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओहो पानी यहाँ पे चल गया, पानी डालो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी कुछ कलेक्ट नहीं हुआ। अब हम बात करें फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन की। इसमें क्या कि अगर मेरे पास, ये तो फ्रैक्शनलिटी कॉलम है ही, कि अगर मेरे पास ऐसे 2 मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट हो जिनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, इसका मीन्स फॉर लेस देन 25 केल्विन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है। बस डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्लास बीड्स होते हैं। ठीक, अब इस ग्लास बीड का यूज़ क्या है, ये सरफेस देते हैं कॉलम को ताकि वो वेपर में
कूल हो और कंडेंस लगातार होता रहे। ठीक, अब इस बात को ये समझो कि अगर मेरे पास ये एक फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर प्लेन सरफेस है। अब इसकी सरफेस मुझे पता है, इसका एरिया ये है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे मार्बल्स रख दूँ, कंचे रख दूँ, है ना, मार्बल्स रख दूँ, अब तुम मुझे बताओ कि मार्बल रखने से होगा क्या सरफेस एरिया पर। जब मैंने इन्हें मार्बल से भर दिया तो एक तो उनके पास प्लेन सरफेस थी, है ना, अब प्लेन सरफेस पे मैंने मार्बल्स रख दिए तो उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। अब इस बात को इससे समझो, इस कैप से समझो, ठीक है। मान लो ये मार्बल है, अब मेरे पास प्लेन सरफेस ये हैंड था, ठीक, अब इस हैंड पे मैंने ये मार्बल रखा तो देखो मार्बल की वजह से मान लिया कुछ उसने सरफेस नीचे का कवर किया, लेकिन इसके इधर वाला ये वाला एरिया और जो इसके अपोजिट वाला एरिया और इसके टॉप वाला एरिया वो खाली रहा होगा। इसका मीन्स कि प्लेन सरफेस अगर ये थी और जब मैंने मार्बल रखा तो इसका ये वाला एरिया जो एनवायरनमेंट से जुड़ा होगा, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक, अब सरफेस एरिया जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इंक्रीज होगा, लगातार कंडेंसेशन यहीं पे हो जाएगा कि अगर कोई मान लो उनके बीच में कम डिफरेंस है, हम बॉइलिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, दोबारा से कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो लगातार कंडेंस कूलिंग चलती रहेगी। देखो पढ़ो, अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, ग्लास बीड समझ में आ गया, मार्बल समझाया, ग्लास बीड भी वैसी होती है। ग्लास बीड्स द बीड्स प्रोवाइड सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा देनी है फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, तो उसे लगातार ठंडा और कूल कंडेंस करती रहेंगी। तो जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट का होगा, अब मानते हैं कि एक 100 डिग्री सेल्सियस का है, एक 110 डिग्री सेल्सियस का है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस का या फिर 10 केल्विन का, यानी कि 25 से कम है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला होगा उसके वेपर्स ऊपर जाएंगे। ठीक, अब 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो 110 के भी कुछ चले जाएंगे क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो 100 वाले तो ऊपर घूम रहे हैं और 110 वाले भी आ गए। अब ठंडे कौन से पहले होंगे, तो तुम्हें पता है जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है 110 वो जल्दी होना चाहेंगे क्योंकि उन्हें तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो जल्दी यहीं पे ठंडे हो जाएंगे, यहीं पे ठंडे हो जाएंगे 110 वाले। ठीक, और 100 वाले यहाँ पे निकल जाएंगे, दोबारा ठंडे हो गए वापस इसमें आ जाएंगे, दोबारा कुछ जाएंगे तो 100 वाले निकलते जाएंगे, 110 वाले नीचे आते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाला नीचे आ जाएगा। तो बात समझने की ये है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले एवापोरेट करेगा, पहले वेपर फॉर्म में जाएगा और उसी का कंडेंसेशन तुम करोगे। डिफरेंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में छोटे छोटे बीड्स होते हैं, सरफेस एरिया देते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो मिक्सचर में दो निकलते हैं, एक 100 डिग्री सेल्सियस का, एक 110 डिग्री सेल्सियस का। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला क्या करता है, ज़्यादा एरिया देता है, ये ज़्यादा एरिया देगा। तो 110 डिग्री सेल्सियस वाले वापस हमारे मिक्सचर में आ जाएंगे, जबकि 100 वाले यहाँ कंडेंस होके कंडेंसर से पास हो जाएंगे। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों को 10th पास कर लेते हैं, 11th में पहुँच जाते हैं, तब भी समझ नहीं आता। तो तुम्हें अगर समझ में आता है 9th क्लास में समझ जाओगे कंसेप्ट को, तो बहुत ही ज़्यादा आगे काम आने वाला है। ठीक, तो जो सेपरेशन था उसमें यही डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। एग्जाम्पल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक तो हमने समझ लिया, ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स जिनके बीच में 25 केल्विन या 25 केल्विन का कम डिफरेंस हो। सेकंड चीज़, अगर एयर के कंपोनेंट हमें अलग करने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कि अगर हमें अलग अलग गैसेस अलग करनी है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं, तो उसको इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो सारी चीज़ें वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, देन वाटर का प्यूरिफिकेशन करेंगे, ताकि जो हमारी फिट है ऐसा वाटर का प्रिपरेशन करें कि वो फिट रहे हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो बात है वो पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो ऐसे ही, और दोस्तों को शेयर करना ताकि जो तुम बेनिफिट ले रहे हो वो दूसरे बच्चों को भी मिले। थैंक यू।